इस समय हम ईसमपुर पर हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर करीब करीब 70% यादव जनसंख्या है। और अगर 70% यादव जनसंख्या है तो यादव नाम से आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और हमारे साथ बहुत सारे यादव भाई भी हैं और सीधा सीधा आज उनसे चर्चा करेंगे कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, क्या ये लोग देखते हैं, क्या देखकर वोट देंगे और यहाँ के जो लोग हैं क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के इलेक्शन है जी, आप युवा हैं, क्या देखते हैं कौन सी पार्टी? अगर अखिलेश यादव की बात करें तो 402 का नारा लगा रहे हैं और यादव नाम लगते ही तो सीधा सीधा अखिलेश यादव का नाम आता है। उनका नाम तो आता है। उनकी सरकार में ये होता था कि जो नेता यहाँ के कहते थे वो काम होता था। उनके शासनकाल में जो धर्मेंद्र ने कह दिया कि इस व्यक्ति पे फर्जी मुकदमा लगना है ये दूसरी पार्टी में, तो उसको उठा करके जबरदस्ती पकड़ के, ये भी पता नहीं चलता था उस व्यक्ति को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो पूछता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जबरन उसको रात में उठाया और उठा करके थाने ले गए। थाने में सब लोगों ने ये पूछा कि इस पे क्या कसूर है, उसको कसूर की नहीं पता और उसको जबरदस्ती जेल भेज दिया जाता था। आपने ये बातें कही हैं, कहीं आपके साथ कुछ गुजरी तो नहीं? मेरे साथ, मेरे पे फर्जी मुकदमा 307 का, 504, 502 ये 4-5 धारा लगा के, और मेरा एग्जाम था, एग्जाम छुड़वा दिया और साहब गुंडा उसके बाद में गुंडा एक्ट लगाई और जेल भेजवा दिया। मेरा पूरा चौपट कर दिया। मेरा तो सब व्यवस्था चौपट कर दी, जो पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्था ऐसी चौपट कर दी जबरदस्ती। ये भी पता नहीं चला, खूब कोशिश की। तो थाने वाले भी ये कहते थे साहब हम पे तो धर्मेंद्र सांसद का जो आदेश है आदेश का पालन करना पड़ेगा। एसडीएम साहब भी उस समय थे, खूब कोशिश करी, किसी ने साहब पूछी ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयदेव आर्य है। मैंने एक लिखित पत्र भी डाला और उनके लिए मैंने मेल भी डाला और भी कई सारी मतलब वो की, अखिलेश मुख्यमंत्री को खुद की। उन्होंने जांच भेजी और जांच में फर्जी मुकदमा तो जब बनाया जाता है तो कोई ना कोई मुद्दई तो लगाया जाता है, तो फर्जी मुद्दई उसमें लगा रखा था। उन्होंने जांच भेजी, जांच के बाद में देखा तो उसमें मुद्दई था। कुछ नहीं हुआ आज तक। फर्जी मुकदमा मुझे झेलना पड़ा, 1 साल तक उसकी तारीखें पड़ी और वो तो मुझे पता कि मैंने कितना मुसीबत झेली और उसके बाद में फिर उसको फाइनल किया, केस को फाइनल किया। हाँ, ये तो केस की बात हो गई। अब आते हैं चुनाव पे। चुनाव अब अगर देखें, 4.5 साल योगी आदित्यनाथ की कार्यकाल को आपने देखा, अखिलेश यादव को 5 साल देखा, क्या आपने दोनों में अंतर देखा? हमने दोनों में ये अंतर देखा कि चाहे सरकार अखिलेश की हो चाहे सरकार योगी की हो, योगी सरकार में कम से कम चैन से जो काम कर रहे हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे तो नहीं लग रहे और ये फर्जी काम तो नहीं हो रहे। उस समय तो सारी लिस्ट, अगर कोई भी योजना आती है तो फटाफट फर्जी काम हुए, ऊपर योजना उड़ गई, पता ही नहीं लगा कि किसको मिला किसको नहीं मिला। मतलब रोड पास हुए तो रोड पे काली पन्नी बिछवा करके और उसकी वीडियो बनवा करके समाजवादी में रोड पर गया और उस रोड के आज तक मतलब जिस सरकार में आई है, जिस सरकार आई तब ये भी हुआ है। और कई के ऐसे मामले हैं कि जैसे जमीन घर बैठे लोग और उनके नाम की जमीन रजिस्टर बैनामा है गए, फर्जी बैनामा है गए, घर में बैठ के फर्जी बैनामा हो जाते थे। समाजवादी सरकार में पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है। सड़कें पड़ जाती थी कागजों में, पैसा निकल जाता था, यहाँ धरातल पे कुछ आता ही नहीं था। और ओलावृष्टि का आपने देखा ही होगा, ओलावृष्टि में लोगों को जिसके पास गेहूं है उनको तो चेक मिला नहीं, जिनके गेहूं मारे गए, और जिनके पास गन्ना खड़ा है उनको चेक मिले। लेकिन अखिलेश यादव कहते 402 आ रहे हैं, आप इतनी बुराई कर। 402, 4 आ जाएं वही बहुत है, 4 आ जाएं वही बहुत है। कम से कम योगी सरकार काम तो कर रही है और कुछ दुष्ट भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो अधिकारी हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनका भी इस बार सफाया होना चाहिए, ऐसे दुष्ट लोगों का। सर क्या नाम है? मेरा नाम यादराम सिंह है सर, टीचर हूँ मैं। टीचर हैं मठ साहब, आप क्या देखते हैं? चुनाव हैं, राजनीति इस समय खूब हो रही है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है और अगर राजनीति की बात करें तो यादव मुस्लिम समीकरण पर इस समय वोट भी लड़ा जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, तो ये बौद्धिक लोग तो ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी को ही वोट किया जाए, क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि बौद्धिक आदमी को, बौद्धिक का मतलब सीधा सीधा जो आदमी सही है, जो अत्याचार अनाचार नहीं कर पाता है, वो पहले से दबता चला आ रहा है और उसको केवल इसी सरकार में सुरक्षा मिल सकती है। तो आदमी सुरक्षा की बात की, विपक्ष कह रहा है कि अत्याचार बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गया। बढ़ कहाँ गया? मैं तो इसका खुद स्वयं उदाहरण हूँ। जो मुझे समाजवादी में प्रताड़ना मिली, मैं मानसिक एक तरह से परेशान कर दिया गया था। दरोगा ये कहता था कि तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा,
308 का मेरे पास मुकदमा लगा। मैं बिसौली मतलब यहाँ से 72, 74, 75 किलोमीटर दूर, और घर पे छोटी सी लड़ाई करा दी जाती है और FIR ही 308 में दर्ज होती है, जो कि FIR डॉक्टरी के बाद होनी चाहिए और डॉक्टरी में 308 खुलनी चाहिए। वो FIR ही 308 में होती है। 308 में फिर जमानत मुझे करानी पड़ती है अपने भाइयों की, पिताजी की, तमाम लोगों की, और फिर मुझे बचाया गया। मैंने उसमें एफिडेविट लगाए, जो मैं वहाँ रह रहा था बिसौली में, तो वहाँ के लोगों ने मेरा सहारा दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहते थे, हम उसकी गवाही देंगे कि ये तो यहाँ थे उस दिन लड़ाई वाले दिन। तो उन लोगों ने मुझे एफिडेविट दिया। एफिडेविट के आधार पर यहाँ से विवेचना से निकाला गया मुझे कि ये इसमें नहीं थे। मतलब मेरे पूरे घर को ये तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि यही एक सर्विसमैन व्यक्ति है। यदि ये टूट जाएगा तो पूरी तरह से परिवार जैसे मैं कहूँगा वैसे नाचेगा। ये यहाँ की सोच थी, यहाँ के नेताओं की, लोकल नेताओं की। आज क्या सोच आप देखते हैं? आज हम सोच ये देख रहे हैं, भले ही हमारे विधायक जी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की जो विधायक हैं ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए था। जिस तरह से लोगों ने यहाँ बीजेपी को जिताया उस तरह से विधायक जी काम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ परिस्थितियाँ रही हों, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम एक अखिलेश उनको देख रहे हैं वहाँ से, योगी जी को, कि योगी जी सही काम कर रहे हैं, तो योगी जी के आधार पर वोट देंगे। योगी जी के आधार पर वोट देंगे। तो चलिए एक सवाल आप पर छोड़ते हैं। प्रियंका गांधी भी मैदान में हैं, बड़ा इस समय टहल रही हैं। भैया यहाँ प्रियंका गांधी कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ तो सिर्फ योगी ही चाहिए जो कुछ है, और किसी का कोई टिकने वाला नहीं है, सिर्फ चाहिए योगी। प्रियंका गांधी क्या करेंगी? वो उन्हें अपने यहाँ इटली से फुर्सत नहीं, राहुल गांधी को, उनसे कोई सब बेवकूफ़ समझते हैं, को कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्हें यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और पैदाइशी भाई वो हिंदुस्तान के होंगे तभी तो हिंदुस्तान का काम करेंगे। वो कोई हिंदुस्तान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने, उन्हें वो सब अपने लूट, एक तरह से लूट तंत्र स्थापित करना है। सिर्फ मुस्लिमों का काम करते थे। कोई कांग्रेस को ये नहीं है कि कांग्रेस को हिंदुस्तान के लोगों का काम नहीं करना। कांग्रेस को तो सिर्फ मुस्लिम लोगों को करना है, और जो कुछ भी करना है आपको सब पता है सभी लोगों को कांग्रेस क्या करती है। ओवैसी साहब भी आ गए, 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे ओवैसी आ जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल आ जाए, यहाँ तो इन लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ तो सिर्फ योगी ही चाहिए बस। हाँ, इससे पार्टी को फायदा होगा। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, क्या प्रियंका गांधी आपको पसंद नहीं है? बात यह है कि हमारा गांव पूरा एक तरह से 2013 से पहले यानी 2013 तक समाजवादी का था, लेकिन इन लोगों की करनी और कथनी में अंतर देख करके, यानी भीतर कुछ और बाहर कुछ दिखावा देख करके जब हमने ये देखा तो हम इससे जुड़े। हमारे मोदी जी आए, मोदी जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विश्वास भी सबका है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो वो चीज़ देखते हुए हम इससे जुड़े। तो जुड़ने के साथ साथ जैसे हमारे ये भाई बता रहे हैं कि हम पे मुकदमा, हम पे मुकदमा, हम पर भी मुकदमा, यानी जो कुछ है वो बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ में। तो अब बात आई प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी के अंदर, तो प्रियंका गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। बाहर कुछ बहकाते हैं, लेकिन अंदर आज तो वो एक उसमें बोल रहे थे कि इनके अंदर जो है अगर सरकार आती है तो, और वो भी देखा मैंने, बोर्ड भी देखा किसी प्रियंका गांधी के उसमें, कि हमारी सरकार आती है तो हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो उनके अंदर कुछ है, कुछ ना कुछ भरा पड़ा है, जो कि वो समय आने पर ही उगलेंगे। तो ऐसा आदमी, या फिर प्रियंका गांधी सही, या फिर राहुल गांधी सही, या फिर अखिलेश सही, या फिर और कुछ सही, जो जिनके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, करते कुछ है करते। और जिन्ना वाला मामला है, अखिलेश देखो, अखिलेश ये कहते हैं जिन्ना ने भारत की आज़ादी में बहुत योगदान दिया। उसने योगदान दिया, उसने कि हमारे देश का बंटवारा कर दिया। उस दुष्ट के लिए, उस देशद्रोही के लिए, और जिन्ना जिंदाबाद करते हैं। सरदार पटेल से जोड़ रहे हैं, एक देशभक्त आदमी से जोड़ रहे हैं, जो लौह पुरुष की उपाधि मिली थी सरदार पटेल को। और उन्हें, लेकिन एक बात ये है ना कि अगर जिन्ना की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम वोट बैंक भी तो चाहिए ना। यादव लोग अगर वोट देंगे मुस्लिम लोग तभी तो जीतेंगे। मुस्लिम, अगर उनका काम मुस्लिमों से हो जाए, लेकिन देशभक्त होगा, जो मुस्लिम देशभक्त होगा वो नहीं देगा, मुस्लिम भी नहीं देगा। क्या मुस्लिम देशभक्त नहीं है? वो नहीं देगा, क्योंकि उसे रहना यहाँ है, खाना यहाँ है। उसका जन्म हुआ है इस मिट्टी से हुआ है, उसका जन्म उससे नहीं हुआ, पाकिस्तान से नहीं हुआ। तो वो नहीं देगा जो देशभक्त होगा वो। लेकिन उनका काम यदि मुसलमानों से चले तो सारे मुसलमानों को लेके वो चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, उनका काम हो जाएगा, वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। एक बात मैं बताना चाहूँगा, कहते हैं कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। देख लीजिए आपके सामने इस समय गांव के लोग हैं, ये सारे गांव के लोग हैं, और गांव के लोग आज आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा खबर देखते हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। हाँ, आपने अभी जिन्ना की खबर, सर एक सवाल, जिन्ना की आपने अब भी बात की है, जिन्ना का अगर प्रेम दिख रहा तो तकलीफ कहाँ हो रही है?
जिन्ना का उन्हें प्रेम दिख रहा है तो पहले से ये भी तो देखना चाहिए, जिन्ना नहीं तो पूरे देश का बंटवारा किया और उसके बाद में ओवैसी को साथ ले लें, फिर ओबीसी को भी साथ नहीं लेते, मिलकर लड़ लें। पहले भी मिलकर लड़े हैं, अब फिर मिलकर लड़ लें। पहली बात तो ये अखिलेश जी ये पहले अपने चाचा से पढ़ें। उनके चाचा शिवपाल जी हैं, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जिन्ना को जानते हैं, तो शिवपाल जी कह रहे हैं हम जिन्ना को नहीं जानते। तो क्या इतने दिन पार्टी में साथ साथ चचा भतीजे साथ साथ रहे, क्या इतनी बात उन्होंने अखिलेश जी ने नहीं सीखी? उनके चाचा जानते नहीं और वो जानते हैं जिन्ना को, वो जिन्ना को देशभक्त कह रहे हैं और उनके चाचा कह रहे हैं हम जिन्ना को जानते नहीं। क्यों कह रहे हैं? आपके नज़र में अगर देखा जाए तो क्यों कहा जा रहा है? वोट की राजनीति है, हमें मुसलमान मिल जाए, हिंदुओं को तो हम धोखा दे देते हैं। हिंदू तो पागल है, हिंदू तो मिल ही जाएगा, यादव तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन मुसलमान हमारा वोट बैंक हो जाए और फिर हम यादव तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा ना। जो बुद्धिमान है, आज बुद्धिजीवी है, वो नहीं जाएगा उसके साथ। अच्छा एक बात ये सर, आप तो टीचर हैं, क्या इस बार का चुनाव अगर हम देखें क्या जातिगत होगा कि धर्म के नाम पर चुनाव? जिस तरह से अगर जिन्ना निकल के बाहर आ रहा है तो कि धर्म के नाम पर होगा कि जातिगत होगा, कैसे देख रहे हैं आप? सर इस समय ये जो इलेक्शन होगा वो धर्म ज़्यादा इसमें महत्ता नहीं रखेगा, वो रखेगा सुरक्षा, न्याय और जो यहाँ योगी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। योगी जी का सबसे बड़ा मैं बात आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो मैंने किताबें टटोल ली हैं। हिंदी की किताब जब मैं पढ़ाता हूँ तो ईदगाह पाठ जब आता है तो उसमें ये लगता है कि जैसे यहाँ सारे लोग मुसलमान ही थे। मतलब वहाँ उसने लिखा है कि कोई चप्पल पहने जा रहा है तो कोई टाँका लगाने जा रहा है, मतलब ईदगाह की वो व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ लगता है कि यहाँ हिंदुस्तान था ही नहीं, कहीं मोमडन किसी मुस्लिम देश की कंट्री है ये। ईदगाह पाठ से ऐसा लगता है। मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ पाठ है, मुंशी प्रेमचंद बहुत छाए हुए रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि हमारी किताबें जो हमारे बच्चों को परोसी गई हैं वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित किताबें हैं। अच्छा, आज की किताबें उसमें योगी जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अभी बहुत सारे पाठ चेंज होके आ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पाठ पहले से नहीं थे। स्वामी दयानंद का पाठ बहुत कम आता था, आ गया है। ये तुम्हारे गुरु गोरखनाथ हिंदू संस्कृति के थे, गुरु गोरखनाथ आ गए हैं। कई पाठ चेंज होके आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे जब हुई जब मैंने किताब में देखा वैदिक वंदना नाम से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पाठ दे दे। अब पाठ आया वैदिक वंदना, जिसमें वेद के मंत्र हैं, तीनों वेद के मंत्र हैं जो मैंने बच्चों को याद कराए हैं। तो ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में हैं, अब लगता है कि हमारी संस्कृति हमारे बच्चों को मिलेगी। पहले तो हमें ये लगता ही नहीं था किताब में क्या दे देंगे और वो हमारी बाध्यता होती है। जब हम टीचर हैं, सिलेबस में जो आ गया है वो हमें पढ़ाना हमारी बाध्यता है। अच्छा मैं भी एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपने 14 की बात कर दी कि 14 के बाद हम बीजेपी में आ गए जी। क्या हो गया 14 में कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? 14 में जैसे हमने ये देखा हमारी बुद्धि का भी विकास हुआ। पहले हम पढ़ते थे और एक वो भी थी कि जिंदाबाद अखिलेश जिंदाबाद, लेकिन जब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और मोदी जी का आगमन हुआ, जब मोदी जी की दृढ़ इच्छा देखी, दृढ़ शक्ति देखी कि ये देश को कुछ कर पाएंगे, और उन्होंने किया है देश के बारे में 370 से लेकर राम मंदिर तक, और बहुत सीए है, एनआरसी है, और वो है वो क्या बोलते हैं, और बहुत सारे कानून हैं। उन्होंने अपनी जो क्या लोग कोई सा प्रधानमंत्री आ जाता कर ही नहीं पाता था, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए और काम करने से पहले उनकी इच्छा दिखी हमें कि वो कर पाएंगे काम, इसलिए हम भाजपा में आए मोदी की वजह और हमने साथ दिया। देखिए एक सवाल है कि योगी और मोदी, मोदी और योगी को लेकर एक अगर हम इस समय माहौल देखें, एक हिंदू बीजेपी की बात करें, मोदी योगी मतलब बीजेपी की बात करें तो हमेशा से एक टैग लगा रहा कि हमेशा हिंदुओं की पार्टी रही। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं साहब, पहले जब होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो मुस्लिम भी हों, लेकिन फिर भी भाजपा की बात करेंगे और भाजपा में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें राष्ट्र के बारे में पता है। जो व्यक्ति राष्ट्र का काम करेगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई अन्य किसी जाति से हो, वो राष्ट्र के लिए प्रेरित होगा और राष्ट्र के लिए वोट देगा। ये एक पार्टी ऐसी पार्टी है इस समय कि वो राष्ट्र का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी भी हो सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने कारनामे खुद ऐसे करती गई कि वो आज क्या हालत है आज उसकी, आप देख रहे हैं। आप कांग्रेस के कदम पर गई,
धीरे 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 कांग्रेस के कदम पे गई। सपा में क्या होता था, लोगों की जमीनें थी, और जमीन अगर किसी के दूसरे के कब्जे में, तुम कितनी भी कुछ भी करो, चाहे लेखपाल से मिलो या किसी से मिलो, कोई किसी का कुछ होता ही नहीं था। जिसके कब्जे में है, अगर वो कोई नेता, कुछ होगा ही नहीं, लखनऊ तो लग उसके गए, कब्जे में ही रहेगी। देखो एप्लीकेशन लेकर गए मेरे साहब, देखो इनकी 45 बीघा जमीन सपा के विधायक है समाजवादी के, उनके कब्जा में है आज तक। 2 बार आदेश हुआ। कांग्रेस के पास एप्लीकेशन पहुंची है। देखिए एक चीज मैं आपको बता, 45 बीघे सपा में केवल गुंडागर्दी के अलावा और जमीन कब्जा के अलावा भूमाफिया है, केवल कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है सपा वालों के पास। कितने बीघे जमीन आप बात कर? करीब 45 बीघा चार लोगों की है। 45 बीघे जमीन कब्जा कर ली गई। हाँ कब्जा है, दूसरे का मैंने नाप तोल भी कराई। लेखपाल को मना कर देते हैं फोन करके कि ये नफरी नहीं चाहिए। उस सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी कि अधिकारी आज भी, उस सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी साहब, क्या उस गुंडागर्दी के कारण जो अधिकारी लोग थे वो उस गुंडागर्दी को समझ रहे हैं। जो अधिकारी लोग थे वो भी आज उनकी मानसिकता को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया क्या करें, सरकार बदल गई तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। वो अधिकारी लोग आज भी नापने को तैयार नहीं है। डर है की वजह से साहब, उनकी डर की वजह से। सरकार आएगी उस समय हम तुम्हें देख लेंगे, बहुत बर्बा देंगे तुम्हारे ख्याल में, इसलिए हम कहें वो करो। कम से कम 700-800 बीघा जमीन, गांव की ग्राम सभा जमीन पर अवैध कब्जा, अपने नाते रिश्तेदारों के नाम पट्टे फट्टे, और गरीबों के लोग जैसे एक ये तो केवल 40 आदमी है, कम से कम 100-150 आदमी की जमीन उनके कब्जे में है आज भी साहब। इतनी जमीन, इतनी भू माफिया के अंतर्गत इतनी जमीन कब्जे में है ईसमपुर डांडा में फर्जी, जो आज तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोग पता नहीं ईसमपुर डांडा में कितने हैं जो डर के मारे बोल नहीं सकते कि साहब हमारी जमीन है, और वो बोलते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। जो बोलते हैं वो छोड़ते नहीं। लेखपाल कानून को कोई आते नहीं डर के मारे। केवल सपा को ही सपोर्ट करते थे पहले, अब इनकी जमीन मान लो सपा वालों ने ही कहीं शिकायत करी, एसडीएम डीएम को सबको ज्ञापन दिया, किसी में कुछ भी नहीं हुआ। अब बताइए क्या करे हैं। और सपा के खुद मंत्री और विधायक रहे हैं वो प्रदीप कुमार गुड्डू, मुँह से कहना बोलते हैं। क्या कहना चाहिए, युवक क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं ग्राम यादव जी हैं। हाँ यादव जी हैं। यादव जी बताइए। ये अब मेरे लिए फिलहाल का पता है कि 3 गांव में चकबंदी चल रही है हमारे गांव में, ईसमपुर पुख्ता, ईसमपुर डांडा और खरमुलिया सैलाब। उसमें खरमुलिया डांडा, इसमें तीनों गांवों में जब जब लेखपाल आते थे, करीबन 4 महीने हो गए लेखपाल को आते हैं और कोठी पे चले जाते हैं, आते हैं और कोठी पे चले जाते हैं। कोठी ये समाजवादी की कोठी है, जो प्रदीप यादव, जो हाँ भूमाफिया, जो हाँ मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री। भूमाफिया की अगर आपने बात देखी माट साहब के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा भी से जुड़े हो। आपने देखा जिस तरह से, अगर हम देखें अतीक अहमद हो गया, जिस तरह से कैराना में एक नेता थे, उनका घर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। तो क्या देखते हैं कि भूमाफिया पर और आगे कार्रवाई होनी चाहिए? तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। ऐसा है यहाँ अब तक जिस तरह से अतीक अहमद वगैरह पे जो कार्रवाई हुई है, तो वहाँ मजबूत लोग मिले हैं जिन्होंने कार्रवाई कराई है वहाँ। ऐसा नहीं है कि योगी ने सीधा वहाँ कुछ एक्शन ले लिया। यहाँ भी योगी जी कैसे ले पाएंगे? यहाँ कोई ऐसा जवान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस कदम तक जान पाए। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी है वो बचे रहते हैं। ऐसा नहीं है ये भी फंस जाएंगे उस मामले में, लेकिन फंसाए कौन? पिछली बार हमारे गांव की जांच निकलवाई, 70 साल से इनकी प्रधानी रही है, इन्हीं परिवार की, इसी परिवार की यहाँ प्रधानी रही है 70 साल लगातार। तो सबके पट्टे और वो, और जितनी जांचें निकलवाई, जांचों में भी बहुत बुरी तरह से फंस रहे थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने, जिले लेवल तक किसी अधिकारी ने जाँच करके नहीं दी। 2 बार आदेश हो गए, चयन समिति बन गई, चयन समिति जाँच के लिए, और वो सब ठप हो गई। तो इसका मतलब हाँ 2 बार लखनऊ तक घूम आए, और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं मिले, उनके जो मुख्य सचिव थे वो मिले, और उन्होंने वो जांच वो वहाँ से की कि ठीक है तुम्हारा काम होगा। डीएम साहब को भेजी, और माननीय मुख्यमंत्री वो केशव प्रसाद मौर्य जी मिले, उन्होंने भी भेजी, डाक द्वारा आई, लेकिन आज तक अभी तक उस जांच में कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे मोदी जी द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत सबके लिए घर घर लैट्रिन शौचालय आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो भी शौचालय आधे से ज़्यादा जो प्रधान के खाते में आए वो प्रधान ने पूरे नहीं किए। दिए गए कि ये हमारा वोटर है या नहीं। साहब यही देख लो हालत, यही देख लो, हमारे यहाँ यही हालत है। देखो ये शौचालय बना हुआ है मेरे पास में, लेकिन उन शौचालयों की हालत ये है, एक किस्त प्रधान के खाते में आ गई, एक किस्त बेचारे के उसके खाते में आ गई, तो उसने अपनी लगवा दी, वो किस्तें ही गायब हो गई। हमारा तो गड्ढा भी नहीं बना है। एक सवाल लेता हूँ मैं, जनता से एक बात डायरेक्ट करना चाहूँगा।
सरकार कोई भी बुरी नहीं होती, चाहे वो अखिलेश यादव की हो या बीजेपी की हो। सरकार कोई भी इसलिए नहीं बुरी, जो नीचे लेवल पर लोग काम करते हैं वो सरकार को बुरा बनाते हैं। अब सरकार किसकी बनती है, अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ की, या बहन जी दोबारा शायद आ जाए। देखते रहिए द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।